कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप एक जरूरी डिस्कशन में हैं, आपको दिल से पता है कि आप सही हैं, पर सही शब्द, सही लॉजिक उस मोमेंट पर मिल ही नहीं रहे, और सामने वाला अपनी बातों के जाल में आपको ऐसा फंसा देता है कि आप बस चुप रह जाते हैं। बाद में याद आता है, अरे मुझे ये बोलना चाहिए था। क्या हो अगर आपके पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन आ जाए, सोचने का एक ऐसा तरीका जो दुनिया के सबसे कामयाब लॉयर्स इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो सिर्फ बहस नहीं करते बल्कि हर बहस को जीतना जानते हैं। सोचिए, अगर आप भी किसी भी बात की जड़ तक पहुंच सकें, सामने वाले की दलील के कमजोर हिस्से को 1 सेकंड में पकड़ सकें और अपनी बात इतने सॉलिड तरीके से रखें कि उसे कोई काट ना पाए। यह कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, सोचने का एक डिसिप्लिन तरीका। और ये किताब आपको वही तरीका सिखाने वाली है। ये आपको एक वकील नहीं बल्कि एक अजेय विचारक बनाएगी जो जिंदगी की हर बाजी जीतना जानता है। वेलकम टू किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, बड़ी तस्वीर को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। लॉयर्स यानी वकील सिर्फ बहस करना नहीं जानते, वो किसी भी प्रॉब्लम को एक खास नजरिए से देखते हैं। हम अक्सर बड़ी बड़ी समस्याओं में उलझ जाते हैं। हमारा दिमाग एक साथ 10 चीजों के बारे में सोचने लगता है और हम कोई फैसला ही नहीं ले पाते। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक नया फोन खरीदना है। आप सोचते हैं अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी, दाम कम हो, सब खिचड़ी बन जाता है। लेकिन एक लॉयर इसे ऐसे नहीं सोचेगा। वो इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सवालों में तोड़ेगा। वो पूछेगा, सबसे पहले मेरा फाइनल बजट कितना है? दूसरा, इस फोन का मेन यूज क्या होगा, फोटोग्राफी, गेमिंग या बिजनेस? तीसरा, कौन से फीचर्स मेरे लिए सबसे जरूरी हैं? अब देखिए, वही बड़ी कंफ्यूजन एक क्लियर प्लान में बदल गई है। किम वेहले कहती हैं, एक वकील की तरह सोचने का पहला कदम है किसी भी बड़ी और उलझी हुई चीज को छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ देना। यह तरीका सिर्फ फोन खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर बड़े फैसले के लिए है। जब आप किसी समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो आप भावनाओं से हटकर तथ्यों पर ध्यान दे पाते हैं। आपको साफ साफ दिखने लगता है कि असल मुद्दा क्या है और उसे सुलझाने का सबसे सीधा रास्ता कौन सा है। चैप्टर 2, हमेशा पूछो क्यों। एक वकील की तरह सोचने का मतलब है कभी भी किसी बात को यूं ही मान नहीं लेना। हम में से ज्यादातर लोग चीजों को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है, ऐसा ही होता आया है, ठीक है, लेकिन एक वकील का दिमाग हमेशा एक सवाल पूछता है, क्यों? एग्जाम्पल, सोचिए आपके ऑफिस में एक नया रूल आता है कि अब से आपको हर घंटे का हिसाब देना होगा। ज्यादातर लोग बस कंप्लेंट करेंगे या चुपचाप मान लेंगे, पर लॉयर थिंकर पूछेगा, ये रूल क्यों आया? इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? क्या इसे लाने का कोई और बेहतर तरीका था? इस डेटा का इस्तेमाल कौन और कैसे करेगा? ये एक सवाल क्यों आपको सतह से हटाकर मामले की जड़ तक ले जाता है। किम वेहले कहती हैं, अगर आप 5 बार क्यों पूछें तो आप किसी भी समस्या की असली वजह तक पहुंच सकते हैं। यह टेक्निक आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि उसके पीछे का इंटेंशन भी दिखाती है। ये क्यों पूछना किसी को चैलेंज करना नहीं है, ये क्लैरिटी हासिल करने का एक तरीका है। जब आप वजह जानते हैं तो आप या तो बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हैं या फिर उस रूल को ज्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर 3, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो। एक बहस जीतना सिर्फ अपनी बात रखने के बारे में नहीं है, यह सामने वाले की बात को उससे भी बेहतर तरीके से समझने के बारे में है। हम अक्सर सिर्फ अपने पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। हम सोचते हैं मैं सही हूं और वो गलत है। यह सोच आपको कभी जीतने नहीं देगी। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आप अपने दोस्त के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। आप पहाड़ों पर जाना चाहते हैं और वो बीच पर। आप अपनी जिद पर अड़े हैं, वो अपनी। बहस का कोई अंत नहीं होगा, लेकिन एक लॉयर थिंकर पहले सोचेगा,
मेरा दोस्त बीच पर क्यों जाना चाहता है? शायद उसे रिलैक्सिंग हॉलिडे चाहिए, शायद उसे वाटर स्पोर्ट्स पसंद है। जब आप उसकी वजह समझ जाएंगे तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिसमें दोनों की जीत हो। जैसे एक ऐसी लेक वाली जगह जहां पहाड़ भी हों और पानी भी। एक मजबूत दलील पेश करने के लिए आपको पहले सामने वाले की दलील को समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि वो ऐसा क्यों सोचता है, उसके पॉइंट्स में क्या ताकत है और कहां कमजोरी है। जब आप सामने वाले के नजरिए को समझते हैं तो आप सिर्फ बहस नहीं करते, आप एक कनेक्शन बनाते हैं। आप दिखाते हैं कि आपने उनकी बात सुनी और फिर आप अपनी बात ज्यादा असरदार तरीके से रख सकते हैं। चैप्टर 4, भावनाओं से नहीं तथ्यों से सोचो। हमारी दुनिया भावनाओं और ओपिनियंस पर चलती है। मुझे लगता है, मेरा मानना है, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर एक मजबूत आर्ग्यूमेंट की नींव नहीं बन सकती। एक वकील का दिमाग भावनाओं को दरवाजे पर ही छोड़ देता है। वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है, फैक्ट्स यानी तथ्य। एग्जाम्पल, एक मीटिंग में कोई कहता है, हमारा नया प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ये एक भावना है। एक लॉयर थिंकर इसकी जगह कहेगा, पिछले 6 महीनों का मार्केट डेटा दिखाता है कि इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड 40% कम हो गई है। हमारे टॉप 3 प्रतिस्पर्धी भी ऐसे प्रोडक्ट से लॉस उठा चुके हैं, इसलिए हमें इस लॉन्च को रीइवैल्यूएट करना चाहिए। अब बताइए, किसकी बात में ज्यादा वजन है? किम वेहले कहती हैं, तथ्य वो खंभे हैं जिन पर आपकी दलील टिकी होती है। बिना तथ्यों के आपकी बात सिर्फ हवा में उड़ता एक ओपिनियन है। तथ्य वो होते हैं जिन्हें साबित किया जा सकता है। वो यूनिवर्सल होते हैं, उन्हें कोई झुठला नहीं सकता। अगली बार जब आप कोई बड़ी बात कहें तो रुककर खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई कंक्रीट फैक्ट है? ये एक आदत आपकी हर बात का वजन बढ़ा देगी। चैप्टर 5, शब्दों का सही इस्तेमाल। लायर्स जानते हैं कि हर शब्द का एक वजन होता है। एक गलत शब्द पूरे मतलब को बदल सकता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर ढीले ढाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा, ये काम लगभग हो गया है। ये शब्द कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए, आपके बॉस ने आपको एक मेल लिखने को कहा। आपने लिखा, आई विल सेंड द रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। ASAP का मतलब क्या है? 1 घंटा, 1 दिन। एक लॉयर थिंकर इसकी जगह लिखेगा, आई विल सेंड द रिपोर्ट बाय 5 PM टुडे। ये क्लियर है, प्रिसाइज है और इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रॉब्लम की जगह चैलेंज शब्द का इस्तेमाल पूरे कॉन्वर्सेशन का टोन बदल देता है। मिस्टेक की जगह लर्निंग कहना माहौल को पॉजिटिव बना देता है। अपने शब्दों को ध्यान से चुनिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप क्लियर, स्पेसिफिक और अनएम्बिग्वियस भाषा का प्रयोग करें। जब आपके शब्द साफ होते हैं तो आपकी सोच भी साफ होती है और सामने वाला आपकी बात को ठीक वैसे ही समझता है जैसा आप चाहते हैं। चैप्टर 6, वो नियम ढूंढो जो सब पर लागू होता है। हर सिचुएशन, हर बहस किसी न किसी नियम या प्रिंसिपल पर चलती है। ये नियम हमेशा लिखे हुए नहीं होते, पर वो मौजूद होते हैं। एक वकील की तरह सोचने वाला इंसान सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करता, वो उस नियम को ढूंढता है जो उस पूरी सिचुएशन को गवर्न कर रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ऑफिस में 2 कर्मचारियों की लड़ाई हो जाती है। एक कहता है, इसने मेरा आइडिया चुराया। दूसरा कहता है, नहीं, ये मेरा आइडिया था। मैनेजर सिर्फ उन दोनों की बात नहीं सुनेगा, वो उस अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल को देखेगा जो फेयरनेस और क्रेडिट के बारे में है। ऑफिस की पॉलिसी क्या कहती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है। जब आप उस बड़े नियम को पकड़ लेते हैं तो छोटी मोटी लड़ाइयां अपने आप सुलझ जाती हैं। किम वेहले हमें सिखाती हैं कि किसी भी दलील को पेश करने से पहले उस रूल को पहचानिए जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं। क्या यह फेयरनेस का नियम है, एफिशिएंसी का नियम है या ऑनेस्टी का नियम है? जब आप अपनी बात को एक यूनिवर्सल रूल या प्रिंसिपल से जोड़ देते हैं तो वो सिर्फ आपका ओपिनियन नहीं रह जाता, वो एक मजबूत
तर्क संगत दलील बन जाती है जिसे काटना बहुत मुश्किल होता है। चैप्टर 7, जो लिखा नहीं है उसे भी पढ़ो। ज्यादातर लोग सिर्फ वो पढ़ते हैं जो लिखा होता है, लेकिन लॉयर्स को ट्रेन किया जाता है उस चीज को पढ़ने के लिए जो लिखी नहीं है, द फाइन प्रिंट। हम हर रोज न जाने कितने अग्रीमेंट्स पर अग्री करते हैं। एप्स इंस्टॉल करते वक्त, वेबसाइट्स पर साइन अप करते वक्त हम मान लेते हैं कि सब ठीक ही होगा। एक लॉयर ऐसा कभी नहीं मानेगा। एग्जाम्पल, आप एक जिम सदस्यता ले रहे हैं। सेल्स पर्सन आपको सब अच्छी बातें बता रहा है, नो ज्वाइनिंग फी, ग्रेट डिस्काउंट। आप खुश होकर साइन कर देते हैं। लेकिन एक लॉयर थिंकर उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ेगा। वो उन क्लॉजेस को ढूंढेगा जो छोटे अक्षरों में लिखे हैं। मेंबरशिप कैन ओनली बी कैंसल्ड आफ्टर 1 year. Prices will increase by 20% after 6 months. जो लिखा नहीं गया था या जिस पर ध्यान नहीं दिया गया वही अक्सर सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये स्किल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं है, ये हर कॉन्वर्जेशन में काम आती है। सामने वाला क्या कह रहा है ये तो जरूरी है ही, पर वो क्या नहीं कह रहा है ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। हमेशा गैप्स को ढूंढिए, मिसिंग इंफॉर्मेशन पर सवाल उठाइए। जो बात बहुत अच्छी लग रही हो उसे 2 बार चेक कीजिए। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सकती है। चैप्टर 8, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। एक औसत दिमाग सिर्फ अभी के बारे में सोचता है। एक लॉयर का दिमाग हमेशा 3 कदम आगे की सोचता है। वो हर डिसीजन को एक शतरंज की चाल की तरह देखते हैं। वो लगातार खुद से पूछते हैं, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, और अगर वैसा हुआ तो मेरा अगला कदम क्या होगा। एग्जाम्पल, आप एक प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं और आप अपनी टीम को एक टास्क देते हैं। आप बस ये कहकर नहीं छोड़ देते कि इसे कर लेना। एक लॉयर थिंकर पहले से सोचेगा, अगर टीम को यह टास्क समझ नहीं आया तो क्या होगा। बैकअप प्लान, अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। अगर हमारा मुख्य डेवलपर बीमार पड़ गया तो क्या होगा। बैकअप प्लान, अनदर डेवलपर ऑन स्टैंड बाय। अगर क्लाइंट ने लास्ट मिनट पर चेंजेस मांगे तो क्या होगा। बैकअप प्लान, बिल्ड एक्स्ट्रा टाइम इन द स्केड्यूल। यह पहले से सोचना आपको पैनिक से बचाता है और कंट्रोल में रखता है। किम वेहले इसे थिंकिंग थ्रू कॉन्सिक्वेंस कहती हैं। यह पेसिमिज्म नहीं है, यह प्रिपरेशन है। यह हर पॉसिबल आउटकम के लिए खुद को तैयार करना है। जब आप हर एक्शन के पॉसिबल रिएक्शन के बारे में पहले से सोच लेते हैं तो आप कभी भी सरप्राइज नहीं होते। आप हमेशा तैयार रहते हैं और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी शांत दिमाग से हैंडल कर पाते हैं। चैप्टर 9, अपनी दलील को स्ट्रक्चर दो। एक पावरफुल आर्ग्यूमेंट सिर्फ अच्छे पॉइंट्स का कलेक्शन नहीं होता, वो एक कहानी की तरह होता है जिसकी एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होता है, एक क्लियर स्ट्रक्चर। हम अक्सर अपने थॉट्स को जैसे आते हैं वैसे ही बोल देते हैं। इससे हमारी बात में वजन नहीं आता और सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम्पल, आप अपनी कंपनी में एक नया आइडिया पिच कर रहे हैं। आप बस ये नहीं कह सकते, हमें एक नया ऐप बनाना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा। एक लॉयर थिंकर अपनी बात को एक स्ट्रक्चर देगा। सबसे पहले द इश्यू, हमारी सेल्स पिछले 3 महीनों से लगातार गिर रही है। फिर द रूल, रीजन, मार्केट रिसर्च कहती है कि हमारे 70% कस्टमर्स मोबाइल पर एक्टिव हैं और हमारे पास कोई ऐप नहीं है। इसके बाद द एप्लीकेशन, एक यूजर फ्रेंडली ऐप बनाकर हम इन कस्टमर्स तक सीधा पहुंच सकते हैं। और आखिर में द कंक्लूजन, इसलिए हमें तुरंत एक ऐप डेवलपमेंट टीम बनानी चाहिए। यह स्ट्रक्चर आपकी बात को लॉजिकल और पर्सुएसिव बना देता है। वकीलों की दुनिया में इसे IRAC मेथड कहते हैं, इश्यू, रूल, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। यह स्ट्रक्चर इतना पावरफुल है कि यह किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को एकदम सिंपल और समझने लायक बना देता है। यह सुनने वाले के दिमाग को एक लॉजिकल जर्नी पर ले जाता है जहां से बचना मुश्किल है। यह सिर्फ बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, इसे आप अपनी डेली ईमेल, मैसेज और यहां तक कि नॉर्मल बातचीत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपनी बात को स्ट्रक्चर देना सीखिए, आपकी बात का असर 10 गुना बढ़ जाएगा। हमेशा अपनी बात की शुरुआत मेन पॉइंट या प्रॉब्लम से कीजिए, फिर उसे सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स या रीजंस दीजिए, और अंत में साफ साफ बताइए कि आप सामने वाले से क्या एक्शन चाहते हैं। क्लैरिटी इज पावर। चैप्टर 10, चुप रहने की ताकत। हम मानते हैं कि एक डिस्कशन जीतने का मतलब है ज्यादा बोलना, ज्यादा पॉइंट्स रखना, लेकिन लॉयर्स जानते हैं कि कभी कभी सबसे ताकतवर चाल होती है चुप रहना। साइलेंस यानी चुप्पी एक खाली जगह बनाती है, और ज्यादातर लोग उस खाली जगह से असहज हो जाते हैं। वो उसे भरने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल, आप एक दुकानदार से किसी चीज का दाम पूछ रहे हैं। उसने कहा 1000 रुपए। अब तुरंत 800 रुपए ऑफर करने के बजाय आप बस उसकी आंखों में देखिए और कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाइए। बहुत हाई चांस है कि वो खुद ही अनकंफर्टेबल होकर कहेगा, चलिए आपके लिए 900 लगा दूंगा। आपकी चुप्पी ने वो काम कर दिया जो शायद आपके शब्द नहीं कर पाते। किम वेहले बताती हैं कि चुप्पी आपको सोचने का वक्त देती है। जब सामने वाला बोल रहा है तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन और उसके शब्दों के पीछे छुपे मतलब को समझ रहे हैं। बातचीत में पॉज का इस्तेमाल कीजिए। जब आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए तो तुरंत जवाब देने के बजाय 1-2 सेकंड रुकिए। यह दिखाता है कि आप सोच समझकर बोल रहे हैं, और ये आपकी बात का वजन भी बढ़ाता है। याद रखिए, जो कम बोलता है उसकी बात को ज्यादा ध्यान से सुना जाता है। चैप्टर 11, हां या ना वाले सवालों से बचो। एक वकील जानता है कि जिस तरह सवाल पूछा जाता है उसी में जवाब की दिशा छुपी होती है, और सबसे खतरनाक होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, यानी वो सवाल जिनका जवाब सिर्फ हां या ना में होता है। ये सवाल बातचीत को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? अगर आप ना कहेंगे तो आप असहयोगी लगेंगे। अगर आप हां कहेंगे तो आप फंस जाएंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कोवर्कर पूछता है, क्या आपको नहीं लगता कि यह प्रोजेक्ट डेडलाइन इम्पॉसिबल है? ये एक ट्रैप है। अगर आप हां कहते हैं तो आप नेगेटिविटी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप ना कहते हैं तो आप टीम की रियलिटी से कटे हुए लगते हैं। एक लॉयर थिंकर इस सवाल का जवाब हां या ना में नहीं देगा। वो इसे एक ओपन एंडेड तरीके से रिफ्रेश करेगा। मैं समझता हूं कि डेडलाइन चैलेंजिंग है। चलिए बात करते हैं कि कौन से टास्क्स सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं और हम प्रोसेस को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं। हमेशा ओपन एंडेड सवाल पूछने की कोशिश करें। वो सवाल जो क्या, क्यों, कैसे, कब से शुरू होते हैं। ये सवाल सामने वाले को ज्यादा जानकारी देने पर मजबूर करते हैं। ये दिखाते हैं कि आप सिर्फ जवाब नहीं बल्कि समाधान खोजने में इंटरेस्टेड हैं। क्या ये आइडिया अच्छा है? ये एक बंद सवाल है। इस आइडिया को और बेहतर बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? ये एक खुला सवाल है। अपनी बातचीत में इस छोटे से बदलाव को लाइए और देखिए कि कैसे लोग आपके साथ ज्यादा खुलकर बात करने लगते हैं। चैप्टर 12, किसी व्यक्ति पर नहीं, मुद्दे पर हमला करो। बहस जब गर्मा जाती है तो हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम मुद्दे को छोड़कर इंसान पर पर्सनल अटैक करने लगते हैं। आप तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये वो पॉइंट है जहां आप बहस हार जाते हैं, क्योंकि अब आप लॉजिक से नहीं ईगो से बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस की मीटिंग में किसी के आइडिया से आप सहमत नहीं हैं। आप ये नहीं कहेंगे ये आपकी जिंदगी का सबसे बेकार आइडिया है। ये पर्सनल अटैक है। एक लॉयर थिंकर हमेशा आइडिया पर फोकस करेगा, इंसान पर नहीं। वो कहेगा आइडिया इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे चिंता है कि हमारे पास इसे एग्जीक्यूट करने के लिए बजट और रिसोर्सेज नहीं है। क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? देखिए, आपने असहमति भी जताई, लेकिन सम्मान के साथ। किम वेहले कहती हैं, एड होमिनेम, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है टू द पर्सन। ये एक लॉजिकल फैलोसी है, एक तर्क दोष। जब कोई आपकी बात का जवाब तथ्यों से नहीं दे पाता
तो वो आप पर हमला करने लगता है। आपको इसे पहचानना है और खुद कभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा याद रखिए, आपका लक्ष्य सामने वाले को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि मुद्दे का सबसे अच्छा समाधान निकालना है। जब आप इंसान की जगह मुद्दे पर फोकस करते हैं तो आप एक प्रोडक्टिव कॉन्जर्वेशन का रास्ता खोलते हैं। चैप्टर 13, एनालॉजीज का इस्तेमाल करो। कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उन्हें सीधे सीधे समझाना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर लॉयर अपने सबसे पावरफुल टूल में से एक का इस्तेमाल करते हैं, एनालॉजीज यानी उपमा या समानता। एन एनालॉजी किसी मुश्किल आइडिया को एक जानी पहचानी और सरल चीज से जोड़ देती है। यह सुनने वाले के दिमाग में एक आहा मोमेंट क्रिएट करती है। एग्जाम्पल, आप अपनी टीम को समझाना चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट को बिना प्लानिंग के शुरू करना कितना खतरनाक है। आप कह सकते हैं, बिना प्लान के प्रोजेक्ट शुरू करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के एक अनजान शहर में गाड़ी चलाना। आप शायद कहीं पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उसमें वक्त, पैसा और एनर्जी बहुत बर्बाद होगी। यह सिंपल सी एनालॉजी आपकी बात को 100 पेज की रिपोर्ट से ज्यादा असरदार बना देती है। एक अच्छी एनालॉग आपकी बात को यादगार बना देती है। लोग शायद आपके दिए हुए आंकड़े भूल जाएं, लेकिन वो आपकी दी हुई उपमा को याद रखेंगे। ये इमोशनल कनेक्शन बनाने का भी एक बेहतरीन तरीका है। अपनी डेली लाइफ से एनालॉग्स ढूंढिए, स्पोर्ट्स से, कुकिंग से, नेचर से। जब भी आप कोई मुश्किल बात समझाने की कोशिश करें तो सोचिए, ये किस जानी पहचानी चीज की तरह है। ये छोटा सा एफर्ट आपके कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चैप्टर 14, अपनी गलतियों को मानो। एक वकील के बारे में हमारी इमेज क्या होती है? कोई ऐसा जो कभी नहीं हारता, जो कभी गलती नहीं मानता। लेकिन असल में सबसे अच्छे लॉयर्स जानते हैं कि अपनी गलती को मानना कमजोरी नहीं, ताकत की निशानी है। जब आप बहस के बीच अपनी किसी छोटी मोटी गलती को मान लेते हैं तो आप एक हैरान करने वाली चीज करते हैं। आप सामने वाले को नाइरेस्टियार कर देते हैं, डिसार्म कर देते हैं। एग्जाम्पल, आप अपने पार्टनर से बहस कर रहे हैं। वो कहते हैं, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुरंत खुद को डिफेंड करने के बजाय आप कह सकते हैं, आप सही हैं, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, ये मेरी गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इस एक लाइन से बहस का 90% हिस्सा वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि अब लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब आप अपनी गलती मानते हैं तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। आप दिखाते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं और आपका ईगो सच्चाई से बड़ा नहीं है। इससे सामने वाले का आप पर भरोसा बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बात मान लें, लेकिन अगर आप किसी पॉइंट पर सच में गलत हैं तो उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। यू हैव अ पॉइंट देयर, आई हैडंट थॉट ऑफ इट दैट वे। ये फ्रेजेस आपको कमजोर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट और ओपन माइंडेड दिखाते हैं। चैप्टर 15, सामने वाले को सुनो, सच में सुनो। हम सब सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हमारा दिमाग अपना अगला पॉइंट तैयार कर रहा होता है। एक वकील की तरह सोचना मतलब एक्टिव लिसनिंग सीखना, यानी पूरी तरह से प्रेजेंट रहकर सुनना, बिना किसी जजमेंट के। एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त परेशान है और आपसे बात कर रहा है। वो अपनी जॉब की प्रॉब्लम्स बता रहा है। एक एवरेज लिसनर तुरंत सॉल्यूशन देने लगेगा। तुम जॉब क्यों नहीं बदल लेते? एचआर से बात करो। लेकिन एक एक्टिव लिसनर पहले सिर्फ सुनेगा, वो क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछेगा। जब ऐसा हुआ तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तुम्हारे हिसाब से इसका सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? कभी कभी लोगों को सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ कोई ऐसा चाहिए होता है जो उन्हें सच में सुने। एक्टिव लिसनिंग का एक पावरफुल टेक्निक है सामने वाले की बात को पैराफ्रेज करना, यानी उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराना। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि यह दिखाता है कि आप सच में ध्यान दे रहे थे, और ये आपको किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचाता है। सुनना एक स्किल है, और ये शायद सबसे अंडररेटेड कम्युनिकेशन स्किल है। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो अपना फोन नीचे रखिए, अपना दिमाग शांत कीजिए और बस सुनिए।
आप हैरान हो जाएंगे कि आप कितना कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर 16, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दो। एक वकील जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन एक अच्छा वकील यह भी जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। हम अपनी बहुत सारी एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ट्रैफिक, मौसम, दूसरे लोगों का व्यवहार, हम इनके बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, पर हम इन्हें बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल, आप एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और रास्ते में आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, आप गुस्सा करें, चिल्लाएं, स्ट्रेस लें, जिससे कुछ नहीं बदलेगा सिवाय इसके कि आपका मूड और परफॉर्मेंस दोनों खराब हो जाएंगे। दूसरा, आप गहरी सांस लें और एक्सेप्ट करें कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उस टाइम का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन को मेंटली रिवाइज करने में या कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनने में कर सकते हैं। एक लॉयर थिंकर हमेशा दूसरा ऑप्शन चुनेगा। किम वेहले हमें स्टोइक फिलॉसफी का एक की प्रिंसिपल सिखाती है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट। आप दूसरे लोगों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपकी असली ताकत इसी रिएक्शन में छुपी है। यह प्रैक्टिस आपको एक शांत और फोकस्ड दिमाग देती है। जब आप छोटी छोटी अनकंट्रोलेबल चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद कर देते हैं, तो आपके पास उन चीजों के लिए ज्यादा एनर्जी होती है जो सच में मायने रखती हैं और जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसे आप बदल नहीं सकते, तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस पर चिंता करने से कुछ बदलेगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए। पीस ऑफ माइंड दुनिया की सबसे कीमती चीज है। चैप्टर 17, अपनी ऑडियंस को समझो। एक ही दलील हर किसी पर काम नहीं करती। एक वकील जानता है कि उसे अपनी बात जज के सामने अलग तरीके से रखनी है, जूरी के सामने अलग तरीके से, और ओपोनेंट लॉयर के सामने बिल्कुल अलग तरीके से। बात क्या कहनी है ये तो जरूरी है ही, पर आप किससे बात कर रहे हैं ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उनकी वैल्यूज क्या है, उनके लिए क्या मायने रखता है, वो किस भाषा में समझते हैं। एग्जाम्पल, आप अपनी कंपनी के सीईओ को एक नए प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस करना चाहते हैं। आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि प्रोजेक्ट कितना कूल या इनोवेटिव है। आप उस भाषा में बात करेंगे जो वो समझते हैं। पैसा, आप बताएंगे ये प्रोजेक्ट अगले 2 सालों में हमारा प्रॉफिट 15% बढ़ा सकता है और 20% कॉस्ट बचा सकता है। लेकिन अगर आप यही बात अपनी क्रिएटिव टीम को बता रहे हैं, तो आप इनोवेशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करेंगे। अपनी दलील पेश करने से पहले हमेशा अपनी ऑडियंस पर होमवर्क कीजिए। उनके बारे में जानिए, उनकी जरूरतों और चिंताओं को समझिए। जब आप अपनी बात को सामने वाले की दुनिया और उसके मतलबों से जोड़ देते हैं, तो आपकी बात सिर्फ एक सुझाव नहीं रह जाती, वो उनके लिए एक सॉल्यूशन बन जाती है जिसे मना करना बहुत मुश्किल होता है। चैप्टर 18, सादगी सबसे बड़ी ताकत है। लॉयर्स की एक इमेज ये भी है कि वो बहुत मुश्किल और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे अच्छे कम्युनिकेटर्स जानते हैं कि असली जीनियस मुश्किल चीजों को आसान बनाने में है, आसान चीजों को मुश्किल बनाने में नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर आप किसी बात को सरल शब्दों में नहीं समझा सकते, मतलब आप खुद उसे ठीक से नहीं समझे हैं। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर अपने मरीज को मेडिकल जर्जन में उसकी बीमारी नहीं समझाता। वो सरल भाषा का इस्तेमाल करता है जिसे एक आम इंसान समझ सके। आपके दिल की एक धमनी में थोड़ी रुकावट है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस इन कोरोनरी आर्टरी से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। वही प्रिंसिपल हर फील्ड में लागू होता है। अपनी बात से अननेसेसरी जार्गन, कॉर्पोरेट बज़वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हटा दीजिए। छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल कीजिए, सरल और सीधे शब्दों का प्रयोग कीजिए। क्लैरिटी इज काइंडनेस। जब आप साफ साफ बोलते या लिखते हैं, तो आप सामने वाले का वक्त और एनर्जी बचाते हैं। आप दिखाते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सादगी आपकी बात का वजन कम नहीं करती, बल्कि उसे बढ़ाती है,
क्योंकि अब उसे ज्यादा लोग समझ सकते हैं। चैप्टर 19, सवाल पूछने से मत डरो। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सवाल पूछने का मतलब है कि हमें कुछ पता नहीं है। यह हमें कमजोर दिखाता है। यह सोच बिल्कुल गलत है। एक वकील का सबसे बड़ा हथियार उसका ज्ञान नहीं, बल्कि उसकी जिज्ञासा होती है, उसकी सवाल पूछने की क्षमता। सबसे डंब लगने वाला सवाल अक्सर सबसे जरूरी जानकारी बाहर लेकर आता है। एग्जाम्पल, एक बड़ी मीटिंग चल रही है और CEO एक नया टर्म प्रोजेक्ट फीनिक्स बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। कमरे में किसी को नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, पर पूछने से सब डर रहे हैं कि कहीं वो बेवकूफ न लगे। एक लॉयर थिंकर हाथ उठाकर पूछेगा, माफ कीजिएगा, क्या आप प्रोजेक्ट फीनिक्स को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम सब एक ही पेज पर हैं। इस एक सवाल से पूरे कमरे का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। सवाल पूछना अज्ञानता की नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और एंगेजमेंट की निशानी है। यह दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। यह सामने वाले को सम्मान देने का भी एक तरीका है। कभी भी यह मानकर मत चलिए कि आपको सब कुछ पता है। असमूह यानी अनुमान लगाना कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अधूरे सच और गलतफहमियां हमेशा अनुमान लगाने से ही पैदा होती हैं। इसलिए क्लैरिफाई करने में कोई शर्म महसूस मत कीजिए। पूछिए, और तब तक पूछिए जब तक आपको 100% स्पष्टता न मिल जाए। एक सवाल पूछकर 5 मिनट के लिए अनजान दिखना चुप रहकर जिंदगी भर अनजान बने रहने से कहीं बेहतर है। चैप्टर 20, यह सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, जीने का तरीका है। यह किताब आपको सिर्फ बहस जीतना नहीं सिखाती, ये आपको एक बेहतर विचारक, एक बेहतर कम्युनिकेटर और एक बेहतर डिसीजन मेकर बनाती है। एक वकील की तरह सोचना कोई स्विच नहीं है जिसे आप ऑफिस में ऑन और घर पर ऑफ कर दें। ये एक माइंडसेट है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू में आपकी मदद करता है। एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं। आप सिर्फ रूल्स बनाने छठा चैप्टर के बजाय उसके पीछे का क्यों चैप्टर 2 समझाते हैं। आप उसकी बात को एक्टिव लिसनिंग चैप्टर 15 से सुनते हैं और आप मुद्दे पर फोकस करते हैं चैप्टर 12, बच्चे पर नहीं। ये तरीका आपके रिश्ते को मजबूत और ज्यादा रिस्पेक्टफुल बनाता है। ये स्किल्स बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे हिस्सों में तोड़ना, तथ्यों पर फोकस करना, सिक्के के दोनों पहलू देखना, परिणामों के बारे में पहले से सोचना, ये सब लाइफ स्किल्स हैं। ये आपको मार्केटिंग गिमिक्स से बचाएंगी, फेक न्यूज को पहचानने में मदद करेंगी